चलो देखो नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 सारणिक। ठीक है ना। इसके पहले एक बहुत निक का चैप्टर होता है आव्यूह, वो सबको आना चाहिए। ठीक है ना। मैं एक बार का पढ़ा चुका हूँ। जितने लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी चिंता नहीं करेंगे, उनको भी आएगा समझ में। ठीक है ना। बस ध्यान से सुनना, मैं तब भी एकदम बेसिक से ही बताऊंगा। बस कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी जो आव्यूह की होंगी। ठीक है। तो सारणिक शुरू करते हैं। देखो बहुत आसान सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है सारणिक। देखो सारणिक होता क्या है बताने से पहले मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। सारणिक की परिभाषा बहुत सिंपल है। ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसी के बेस पे परिभाषा बताऊंगा, तो समझना ध्यान से। सारणिक एक मान होता है आव्यूह का। ठीक है ना। और सारणिक हम उन्हीं आव्यूह का ज्ञात कर सकते हैं जो आव्यूह वर्ग आव्यूह हो। ठीक है ना। वर्ग आव्यूह के अलावा किसी आव्यूह का सारणिक ज्ञात करने का प्रयास करोगे तो नहीं ज्ञात कर सकते। समझ में आई बात। तो सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आई बात। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, कि जो सारणिक है केवल किसका ज्ञात किया जा सकता है? वर्ग आव्यूह का ज्ञात किया जा सकता है। सारणिक केवल किसका ज्ञात किया जा सकता है? पीछे आव्यूह पढ़ गया है उन्हें, उसमें से जो वर्ग आव्यूह होते थे केवल उन्हीं का सारणिक ज्ञात कर सकते हो। सभी आव्यूह का सारणिक नहीं ज्ञात किया जा सकता। समझ में आई बात। अब सारणिक की जरूरत क्यों पड़ी मैं अब अच्छे से समझाऊंगा, देखना ध्यान से। ठीक है। वर्ग आव्यूह कैसे होते हैं? एक वर्ग आव्यूह मैं तुम लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। वर्ग आव्यूह कैसे लिखते हैं? जैसे एक आव्यूह ए बराबर अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 2a 3 5 - 4 ऐसे लिखा हूँ एक आव्यूह। आव्यूह को ऐसे ही दिखाते हैं ना। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। इसमें पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ भी कितने हैं? 2। मतलब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का आव्यूह है। इसमें ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये कौन सा आव्यूह है? तो इसका हम लोग सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कोई आव्यूह हमको इस प्रकार दे दे, जैसे b बराबर एक आव्यूह दे दे ऐसे 2 3 3 3 4 5 - 1 2 3 1 4, क्या ये वर्ग आव्यूह है? हाँ है। कैसे पता? 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्ति, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। स्तंभ को कॉलम ही कहते हैं इंग्लिश में। तो 3 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। ये दोनों ही के कौन से आव्यूह हैं? वर्ग आव्यूह। इसका मतलब इन दोनों का तो हम सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इस टाइप का हमको आव्यूह दे दे, t बराबर 2a 3 5 -1 -2 -4, क्या ये एक वर्ग आव्यूह होगा? नहीं ना है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या तो 2 है, स्तंभ कितने हो गए? ये 2x3 का मैट्रिक्स हो गया और ये वर्ग आव्यूह नहीं है। अब जब वर्ग आव्यूह नहीं है तो हम इसका सारणिक ज्ञात नहीं करते। सारणिक चैप्टर का नाम है सारणिक। होता क्या है कुल अभी मैं नहीं बताया हूँ, मैं खाली इतना बताया हूँ कि कौन से आव्यूह का सारणिक ज्ञात कर सकते हो और कौन से का नहीं। सारणिक होता क्या है अभी समझाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब सारणिक अब हम इन लोगों का निकालना शुरू करते हैं। जैसे a बराबर क्या दिया है? 2 3 5 -4। मैं बोला ना इसकी सारणिक हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है। तो अगर हमको इसकी सारणिक निकालना है तो हम क्या करेंगे? आव्यूह ए का निकाल रहे हैं तो आव्यूह ए को हम ऐसे मॉड में कर देंगे। अब मॉड ए का मतलब वो वाला मॉड नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सारणिक ए। इसको क्या पढ़ेंगे? सारणिक को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोला जाता है।
तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ये दोनों ही क्या लिखा गया है, सारणिक ए, दोनों ही क्या लिखा गया है, इसको बोल लो या फिर इसको, दोनों ही लिखा गया है सारणिक ए। इसके बराबर होगा क्या, इसका यहाँ गुणा कर लेंगे और इसका यहाँ, 2 चौके माइनस के साथ लिखेंगे -8, फिर माइनस बीच में क्या लगाते हैं माइनस, 5×3 15 और इसको जोड़ लेंगे तो माइनस, ये आ गया सारणिक का मान। ठीक है ना। तो सारणिक एक संख्या होती है जो आव्यूह से संबंधित होती है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसका भी हम सारणिक निकाल सकते हैं, इसको निकालने का थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है ना, अभी मैं इसको अलग से समझाऊंगा, पहले मैं 2×2 का अच्छे से समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है। ये जो -23 आया यही सारणिक ए है कि नहीं, यही क्या है सारणिक ए। सारणिक ए एक संख्या आई है, ये क्या आई है, एक वास्तविक संख्या आई है। ऐसा नहीं है कि काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें चलता है, चाहे वास्तविक संख्या ले लो चाहे काल्पनिक। संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक होती है और एक काल्पनिक। फिर वास्तविक 2 प्रकार की होती है, परिमेय अपरिमेय। फिर परिमेय 3 प्रकार की होती है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। ठीक है ना। उसके बाद वो परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य वो अलग से होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ, समृद्ध संख्या बोल रहा हूँ, तो उसमें सभी संख्याएं आ गई। समझ में आई बात, वास्तविक भी आ गई और काल्पनिक भी। ऐसा नहीं है कि इसमें आई वाले क्वेश्चन नहीं दे सकता। 11 में पढ़े हो ना समृद्ध संख्या, उसमें आई करके आता था, आई स्क्वायर का मान -1 रखते थे, वही चीज़ है। तो अगर कोई पूछता है अब सारणिक के बारे में तो क्या बताओगे। देखो मैं सारणिक निकाल चुका हूँ, इसी के बेस पे तुमको बता रहा हूँ कि सारणिक होती क्या है। मैंने सारणिक निकाला आव्यूह ए का, तो वो एक संख्या आई कि नहीं, और यही क्या है सारणिक है। आव्यूह ए का क्या है ये सारणिक। तो जो सारणिक है वो एक वर्ग आव्यूह से क्या होती है संबंधित होती है, एक वर्ग आव्यूह का एक संख्या में मान होती है कि नहीं। तो बोलेंगे सारणिक ऐसी संख्या है जो कि एक वर्ग आव्यूह से क्या होती है। बस इतने बोल दो, बहुत है सारणिक के बारे में। ठीक है ना। सारणिक क्या है, सारणिक एक संख्या है जो एक वर्ग आव्यूह से क्या होती है, एक वर्ग आव्यूह से संबंधित होती है। संबंधित में जो बिंदी लगा के भी लिख सकते हैं ना। सारणिक एक संख्या है जो क्या होती है, किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित होती है। अगर कोई सारणिक के बारे में पूछता है तो ये बता सकते हो। समझ में आई बात, कोई दिक्कत इसमें। अब सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, और सबसे बड़ा प्रश्न इसमें क्या उठता है लड़कों के दिमाग में, आज तक कोई पूछा नहीं, मैं ज़बरदस्ती पूछवा लेता हूँ तुम लोगों से। एक आव्यूह मैंने इस टाइप का लिया है 2×2 का। इसमें अगर मुझे अवयवों को दिखाना हो तो मैं लिखता हूँ A11, A12, A21 और A22, ऐसे ही लिखते हैं। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसीलिए 2×2 लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं जब इसका सारणिक ए का मान निकाल रहा हूँ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, इसका यहाँ गुणा कर ले रहा हूँ, A11 इंटू A22 माइनस, फिर इसका यहाँ कर ले रहा हूँ A21 माइनस A12। हाँ ये इंटू है A21, यही काम यहाँ पे किया हूँ ना, किया हो कि नहीं। तो ऐसा ही क्यों किया, मैं इसका यहाँ गुणा किया, इसका यहाँ गुणा किया, इसे सीधे सीधे कर लिया होता या ऐसे कर लिया होता, काहे तिरछे किया हूँ, इसका कुछ कारण होगा ना। का सोचिए तिरछे ही गुणा करना बताया गया कि सारणिक का मान निकालना है तो तिरछे ही गुणा कर सकते हैं, ऐसे सीधा कर लेंगे तो का कुछ दौड़ा लेगा, का दौड़ा लेगा।
कह रहा है यार ऐसे ऐसे A11 और A12 का भी तो किया जा सकता था, या इसका ऐसे ऐसे भी तो किया जा सकता था। क्या कारण था कि ऐसे तिरछे ही गुणा किया गया? तो देखो इसमें बहुत अच्छा कारण है, पीछे तुम लोग 10 में पढ़ के आए हो, मैं उसी से समझा दूंगा, ठीक है ना। बाकी अगर ये चीज़ पता है ना तो आधा क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज के लग जाएंगे। ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो, घटा लो आंसर, ठीक है ना। 3x3 का अभी मैं निकालना बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लो कि क्यों तिरछे गुणा हो रहा है। सबसे मेन पॉइंट ये है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा तुमको, अच्छे से देख लो, कभी भी अभी तक पढ़े होगे, मैं भी नहीं पहली बार बताया था, इस बार याद आ गया तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तुम लोग जब 10 में थे तो दो चर राशि वाले समीकरण को हल करते थे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से और ग्राफीय विधि से। 4 विधि पढ़ाई गई थी 10 में, पढ़ाई गई थी कि नहीं। क्वेश्चन किस टाइप का रहता था, A1x प्लस B1y प्लस बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इस टाइप के दो क्वेश्चन मिलते थे, इनको ग्राफी विधि से हल करते थे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे, विलोपन विधि से हल करते थे और वज्र गुणन विधि से। 4 विधि बताई गई थी। सबसे पहले ग्राफीय विधि बताई गई थी। सबसे पहले कौन विधि बताई गई थी, ग्राफीय विधि। उसके बाद दूसरी विधि बताई गई थी प्रतिस्थापन विधि, बताई गई थी कि नहीं। उसके बाद तीसरी विधि बताई गई थी विलोपन विधि, और इसी विधि का यूज ज़्यादा किया जाता है कि नहीं। चौथी विधि बताई गई थी वज्र गुणन विधि, और इसी का यूज कोई नहीं करना चाहता, हालांकि यह सबसे आसान है, ठीक है ना। ये 4 विधियां थी। ग्राफी विधि ज़्यादा टाइम लेती थी, चीना उना खींचना पड़ता था, सबसे मेहनत इसी में लगता था, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि थोड़ा ज़्यादा मेहनत लेती थी। विलोपन विधि में एक कट जाता था तो बहुत आसान हो जाता था, और इसमें वज्र गुणन विधि में तो सीधे एक लाइन बनाओ, उसमें तिरिय गुरिय गुणा करो, 2 समीकरण डायरेक्ट बनता था, और जिस टाइप का समीकरण बनता था, एक में केवल x रहता था, एक में केवल y रहता था, हल करते थे पक्षांतर करके आंसर आ जाता था, ठीक है ना। अब अगर मुझे इनको हल करना है तो मैं सारणिक विधि से भी हल कर सकता हूँ, ठीक है ना। और ये वाली भी विधियाँ हैं। अब इसी टाइप के जब बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, उनको भी हम सारणिक विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट इन तीनों विधि से नहीं जल्दी हल कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इनका जरूरत क्यों पड़ा गुणा करने का, तिरछे, मेन पॉइंट वो हमको समझना, क्यों तिरछे गुणा किया जाता है। जब ग्राफी विधि से हल करते थे तो 3 टाइप के ग्राफ मिलते थे तुमको। अगर मान लो इन दोनों समीकरण का ग्राफ इस टाइप का मिला, ये एक रेखा के ही ग्राफ है, 11 में रेखा का समीकरण पढ़ाया गया है ना, इसी टाइप का होता है, ये एक रेखा का ही ग्राफ है ना। तो मान लो ये रेखा ऐसे जा रही है और ये रेखा ऐसे जा रही है, तो हम इनको कौन सी रेखाएं बोलते थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है कि नहीं। अगर दोनों रेखाएं ऐसे हो जाती थी, दोनों एक दूसरे को ऊपर, इसी पे पहली भी रेखा है और इसी पे दूसरी भी रेखा है, तो हम इन रेखाओं को क्या बोलते थे, समपाती रेखाएं बोलते थे कि नहीं। और अगर ऐसे हो जाती थी रेखाएं तो इनको कौन सी रेखा बोलते थे, समांतर रेखाएं। इनको कौन सी रेखाएं बोलते थे। तो क्या हर कंडीशन में हमको एक अच्छा सा आंसर मिल जाता था, नहीं, केवल इस वाली कंडीशन में हमको खूब निक का आंसर एक मिलता था और खुश हो जाते थे। इसमें क्या होता था, इसमें हमेशा आंसर मिलता ही रहता था, जितना चाहो उतना आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें आंसर ही नहीं मिलता था। तो इन दोनों में बहुत दिक्कत होती थी। हमको समीकरण कैसा चाहिए था बार बार हल करने के लिए, ऐसा वाला। अगर इन तीनों विधि से हम लोग हल करते थे तो हमको ऐसा वाला समीकरण चाहिए था कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं बने। ऐसा वाला मिलता था तो हल ही नहीं होता था, परेशान हो जाते थे, करना क्या है, ठीक है ना, बता रहा हूँ ना। ऐसा वाले में एक आंसर मिलता था, इसमें आंसर ढेर सारे मिलते थे और इसमें एक भी नहीं मिलता था। जानते हो क्यों, क्योंकि इसमें रेखा एक बार काट रही है, एक आंसर मिलेगा,
जहाँ काटेगी यहाँ पे x का कुछ मान मिलेगा और y का कुछ मान मिलेगा, दोनों चर इसमें आए हैं x y का एक मान मिला। इनमें हरदम काट रही है, एक बार काटी तो एक आंसर, बार बार काटेगी तो बार बार आंसर मिलेगा कि नहीं। इसमें ढेर सारे आंसर मिलते हैं, हरदम का ऊपर है ना, एक दूसरे के ऊपर है ना संपाति का मतलब, तो इनमें बार बार काटेगा तो बार बार आंसर मिलेगा। आई समांतर है, कब वो कटबन करी, तो जब काटेगा ही नहीं तो आंसर में कहाँ से मिलेगा। आई बात समझ में, काटना चाहिए ना, जबरदस्ती कटेगा ही नहीं, समीकरण उस टाइप का होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या थी, प्रतिच्छेद के लिए देखो देखो थोड़ा सा, प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन क्या थी, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी तो कंडीशन क्या थी, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यही ना थी कंडीशन, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अगर रेखाएं संपाती थी तब क्या कंडीशन थी, संपाती के लिए कंडीशन थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और अगर रेखाएं समांतर थी, पढ़ाया गया है सब कुछ, तब क्या कंडीशन थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तुम लोग जाओगे तो जाओ, सो रहे हो बैठ के, जाओ। ये तीन कंडीशन थी, ठीक ही नहीं। ऐसा हो जाता था तो हम बोल देते थे प्रतिच्छेद करेगी, ऐसा हो जाता था तो हम बोल देते थे संपाती हो जाएगी, मत हल करो, आंसर ही नहीं आएगा, ढेर सारे आंसर आएंगे, कैसे आंसर निकालोगे। ऐसा हो जाता था तो हम बोल देते थे समांतर है, हल करने कोनो फायदा नहीं, हल नहीं होगा, आंसर ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता था तभी क्वेश्चन बोलता था आगे हल करो, नहीं तो मत हल करो, ठीक है ना। या ऐसे बोलता था कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है कि असंगत पहले चेक करो फिर आगे हल करो, अगर संगत होता है तो। संगत असंगत का मतलब क्या है, संगत है तो प्रतिच्छेदी है, और अगर असंगत है तो यही दोनों है। आई बात समझ में, संगत असंगत में समांतर लेना है, संपाती नहीं, आंसर इसमें मिलेगा। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं बोला था अभी कि इन दोनों समीकरण का हल हम शारीरिक विधि से निकाल सकते हैं। हल कब मिलेगा, जब हल करने लायक समीकरण रहे तब ना आंसर आने वाला, और इसमें जब भी कोई समीकरण मिलेगा तो वो आंसर आने वाला ही समीकरण रहेगा, इन दोनों टाइप का नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आंसर कब मिलता है, एक थे जब ये वाली कंडीशन होती है, इसके अलावा अगर कोई कंडीशन हो तो आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो इसको अगर थोड़ा सा और हम लोग हल करें, इसका ऐसे तिरछे गुणा कर लें तो क्या आ जाएगा, a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, और इसको थोड़ा सा और पक्षांतर करें तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से a बराबर आव्यूह जो अचर हैं उनको ले लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, डायरेक्ट लूँगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अचर का मतलब ये वाला अचर नहीं मैं बोल रहा था, C1 C2 मैं इन सब की बात कर रहा था, इनको गुणांक बोल रहे हैं, है तो अचर ही, गिनती होती है 1 2 3 4, x और y का गुणांक, ठीक है ना। इस समीकरण को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस C1, और इसको लिख सकता हूँ a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस C2, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब अगर मैं इसमें से a बराबर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, जो x y के गुणांक हैं, a1 a2 b1 b2, और इसमें जो चर होते हैं उनको हम लोग ये कैपिटल X बराबर मानते हैं, आगे हमको इन सब का यूज पढ़ना है, ठीक है ना। अभी मैं हल करना नहीं सिखाऊंगा, मैं बस बता रहा हूँ कि इस समीकरण को हम आव्यूह के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो चर x और y आया उसको ऐसे लिखेंगे, और ये जो अचर अलग से है, गुणांक के साथ नहीं है, चर के गुणांक के साथ, तो इसको हम लोग किसके बराबर मानते हैं, b बराबर माइनस C1 और माइनस C2, ठीक है ना। अब अगर मुझे इस समीकरण का हल निकालना है तो ये जो मैं आव्यूह बनाया हूँ, क्या मैं इस आव्यूह को ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू एक्स बराबर b, a इंटू एक्स बराबर b करोगे दोनों समीकरण मिल जाएंगे, गुणा करो a1 x
फिर b1 y प्लस करके रहेगा, फिर दूसरे वाले का करोगे तो a2x प्लस b2y आएगा ना, फिर ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, हो जाएगा कि नहीं, वही ना आएगा। अब सारणी को उसी का निकलता है जिसका सारणी, देखो जब मैं इसमें पहले सुनो, अभी सारणी मत निकालो, यहाँ से चर का मान हमको निकालना है ना, समीकरण को हल करके एक्स वाई निकालना है ना, तो यहाँ से अगर मैं, क्योंकि एक्स वाई कैपिटल एक्स बराबर माना गया है, अगर मैं यहाँ से एक्स बराबर निकालूँ तो बी इंटू ए इधर आके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होगा कि नहीं। अगर मुझे एक्स का मान निकालना है तो बी का मान तो दिया है, मुझे किसका मान निकालना होगा, और ए इनवर्स तभी निकलता है जब सारणिक का मान 0 नहीं होता है, जब सारणिक का मान 0 नहीं होता है, और ए इनवर्स तभी निकलेगा जब सारणिक का मान 0 नहीं होगा। ये कंडीशन भी तो वही बोल रही है कि इसके बराबर अगर 0 नहीं होगा तो हम इस समीकरण का हल कर सकते हैं, बोल रहा है कि नहीं, ये कंडीशन वही बोल रही है कि अगर ऐसा होता है तभी समीकरण का एक हल मिलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो समीकरण का हल एक थे नहीं मिलेगा, तब या तो ढेर सारे मिलेंगे या तो एक भी नहीं मिलेंगे, यही ना होगा। तो ऐसा है तो एक हल है, और इसमें हमको कैसा हल मिलेगा, हमेशा एक ही हल मिलेगा। अब एक हल लेने के लिए हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है, और एक ए इनवर्स ज्ञात तभी होगा जब इसकी सारणिक का मान 0 नहीं हो, और यहाँ वही चीज़ लिखा है, देखो a1 b2 माइनस b2 a2 b1, 1 लिखना भूल गया हूँ, नॉट इक्वल टू 0। तो बोला जाता है ना कि अगर सारणिक का मान 0 हो गया तो हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान अगर 0 हो गया तो उसका हम ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते। कारण क्या है, हल ही नहीं मिलेगा, नहीं मिल, निकाल के फायदा क्या होगा, जिस समीकरण को हल करना चाहते हो उसका हल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये यही बता रहा है ना कि अगर ए इनवर्स निकालना चाहते हो तो सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये सारणिक ही निकाला ना इसे तिरछे गुणा करके, समझ में आई बात। तो ये चीज़ यहाँ से अगर कंटेक्ट करो तो ये अपने आप ऐसे गुणा हो जा रहा है, हम जबरदस्ती वहाँ नहीं कर रहे थे तिरछे गुणा, ये अपने आप हुआ है कि नहीं, a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ तिरछे गुणा हुआ है कि नहीं, ये तो रूल है तिरिया गुणा करने का, बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो, है कि नहीं। तो यहाँ गुणा अपने आप हुआ था, तो जबरदस्ती ऐसे गुणा नहीं मैं किया हूँ कि 2 चौक के -8 और 5 3 15, ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ से अगर कनेक्ट करोगे तुमको समझ में आएगा। अगर हमको आगे इसे समीकरण को हल करना है और जब हम सारणी के ए का मान निकालेंगे इसका भी उत्क्रम निकालने के लिए, अगर वो 0 के बराबर नहीं होता है तभी हम निकाल पाएंगे, और 0 के बराबर नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन को बना के हमको आव्यूह की सारणी निकालना सिखा दिया कि ऐसे तिरिया गुणा कर लो, तुमको इतना सोचना उतना समीकरण को लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा, आराम से समझ जाओगे यहीं कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसमें क्या होता था, ग्राफी विधि से पहले चेक करते थे या इन तीनों कंडीशन पे चेक करते थे कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। अगर प्रतिच्छेदी होता था तो बोलता था इस विधि से या इस विधि से या इस विधि से हल ज्ञात करो, इन दोनों में से कोई हो जाता था तो नहीं बोलता था हल करने के लिए, नहीं बोलता था। तो अब जब सारणिक में समीकरण को हल करने जाओगे तो कैसे तुमको पता चलेगा कि हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इस टाइप का समीकरण दे दिया तो नहीं ना मिलेगा। तो जब इस टाइप का समीकरण देगा तो इस आव्यूह का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तब तो मिलेगा ही। समझ में आई बात। तो अगर यहाँ से कनेक्ट करोगे तो तुमको समझ में आएगा ऐसे तिरछे गुणा हुआ है, आई बात समझ में। और बीच में अपने आप माइनस आया कि नहीं, हम लोगों को कौनो शौक थोड़ा है माइनस लिखने का, घटाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, जोड़ने में कम मेहनत लगती है। जोड़ दिए होते अगर अपने से करना होता तो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से इस चीज़ को कनेक्ट करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ऐसे ही गुणा होता है। आई बात समझ में कि नहीं। इतना पूरा नोट करना, एक बार घरे जाके अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आएगा वीडियो तो रहेगा ही, एक बार देख लेना, ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। आगे अच्छे से मैथ समझना है ना तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इंटर में तो उतना यूज नहीं है इसका, लेकिन आगे जब पढ़ोगे ना इंटर के बाद ग्रेजुएशन में या इंजीनियरिंग में तब ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया क्यों हमको तिरछे गुणा करना है। बस मैं ये समझाना चाहता था क्यों तिरछे ही गुणा किया जाता है, सीधे सीधे नहीं किया जाता, ठीक है। अब हमको पहले एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, बस तिरछे गुणा करो घटाओ आंसर, तिरछे गुणा करो घटाओ आंसर। और
तिरछे गुणा करके घटाओ आंसर तो आएगा, लेकिन 3 क्रॉस 3 में कैसे तिरछे गुणा करोगे? तीनों कर लिए, तीनों कर लिए, बिचौ उचौ में कहाँ गया? तो तिरछे गुणा डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसमें सीधा हिसाब है, ठीक है ना। इसमें तिरछे गुणा नहीं करना है। ये 2 क्रॉस 2 का, इसमें डायरेक्ट कर लो। 1 का रहेगा 1 क्रॉस 1 का, जैसे कोई एक आव्यूह ऐसे दे दिया कि आव्यूह D बराबर है 5, इसके सारणिक का मान क्या होगा? 5 होगा। अकेला हो बेचारा तो कहा होगा किम में जोड़ो घटाओगे, ठीक है ना। अब देखो 3 क्रॉस 3 का हम कैसे निकालेंगे? 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 में तोड़ देंगे, समझ में आई बात? 3 क्रॉस 3 का हम नहीं जानते कैसे निकालना है, लेकिन 2 क्रॉस 2 का जानते हैं ना, इसे तिरछे गुणा करना है, उसी को तोड़ देंगे अलग अलग हिस्सों में, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ एक 3 क्रॉस 3 का B बराबर क्या लिया हूँ? 3 3 4 5 माइनस 1 2 3 1 4 है ना। वर्ग आव्यूह है, सारणिक का मान निकलेगा। अब जब भी B का सारणिक निकालने जाओगे या डिटर्मिनेंट ऑफ B ऐसे लिखोगे तो क्या करना है तुमको? कुछ नहीं करना है, ऐसे छोट छोट सारणिक बनाओ। सारणिक का चिन्ह ऐसे होता है, जैसे अगर मुझे इसी को सारणिक के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? जैसे मुझे इसी आव्यूह को सारणिक के रूप में लिखना है तो मैं लिखूंगा ऐसे, ठीक है ना, मॉड जैसे बना के। मॉड वास्तव में मॉड वाला काम ये नहीं करेगा। 3 3 4 5 माइनस 1 2 3 1 4 ऐसे कहीं लिखा है, समझ लो सारणिक का क्वेश्चन है। ऐसे बड़ा कोष्टक बना दिया है तब आव्यूह होगा। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा तो किसी एक लाइन को पकड़ लो, किसी एक लाइन को क्या करो? पकड़ लो। और एक ये चीज ध्यान रखना, चिन्हों का क्रम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसमें देखो फायदा क्या है, अगर एकदम ऊपर से शुरू कर रहे हो या एकदम नीचे से तो माइनस से शुरू कर लो, प्लस से शुरू कर लो। अब बीच में से शुरू कर रहे हो तो माइनस से, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। देखो पहली लाइन प्लस से, लास्ट वाली लाइन प्लस से, बीच वाली माइनस। पहली लाइन प्लस से, लास्ट वाली लाइन प्लस से, बीच वाली हुई है कि नहीं। और 3 क्रॉस 3 से बड़ा नहीं मिलेगा 12 में तुम लोगों को, ठीक है ना, इससे बड़ा नहीं मिलेगा हल करने के लिए। अब इसको हल करने के लिए क्या करना है? अगर तुम चाह रहे हो इस लाइन के सापेक्ष हल करना या इस लाइन के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष, तो बस ध्यान रखना चिन्ह को। किसके सापेक्ष कर दूँ तुम ही लोग बताओ, कौन सी लाइन लो? ये R1 R2 R3 है, ये C1 C2 C3 है, क्या ले लो? बोलो तुम ही लोग बोलो। गोलू C2 ले लूँ? चलो C2 ले लेते हैं। ये रही लाइन C2। हम C2 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं एक प्रकार से। तो जो C2 है, C2 में पहला वाला जो अवयव होगा वो किसमें है? मतलब सारणिक निकालते समय हमको अब क्या लगाना होगा? माइनस, फिर पहला अवयव लिख लेना है, फिर ऐसे जीन का सारणिक बना लेना है, फिर बीच में क्या हो? प्लस लगा के -1 तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहाँ मैं प्लस लिखा था लेकिन आई माइनस लगा के फिर उसको माइनस कर दिया। फिर उसके बाद लास्ट में माइनस है 1, ऐसे कर लोगे छोट छोट। अब आई जौन 3 है भैया, है ना, एकरे सीध में जवन जवन दिख रहा है, सीध में का मतलब एकरे नीचे और दाहिने बाएं जवन भी दिख रहा है, लाइन को छोड़ दो, जवन बच रहा है उसको लिख लो। एकरे नीचे -1 और 1 दिख रहा है, छोड़ दो। इसके दाहिने बाएं 3 4 दिख रहा है, छोड़ दो। बचा कौन? 5 3 2 4 लिख लो, क्रम से लिखना जैसे लिखा है। 5 3 5 3 ऊपर नीचे था तो मैं भी ऊपर नीचे ही लिखा हूँ। 2 4 भी ऊपर नीचे लिखना है। दूसरे नंबर पे -1, -1 के दाहिने बाएं ऊपर नीचे जो है छोड़ दो। दाहिने बाएं आई दोनों हैं, ऊपर नीचे आई है। बचा कौन? 3 3 4 4। आ रहा समझ में? चलो -1 ये वाला 1, इसके दाहिने बाएं ऊपर नीचे छोड़ो इधर, और इधर छोड़ोगे 3 5 4 2 एन बचा। तो अब सारणिक B बराबर क्या हो जा रहा है? -3। अब पुराना रूल 2 क्रॉस 2 बन गया ना, 5 चौका 20, -3 दूना 6, -1
3 चौके 12, 3 चौके 12। पानी वानी मत चलाने लगना है। -1, 3 दूना 6, 5 चौके 22। ये कौन पहाड़ा 5 चौके 22। अब इसको हल करना है। देखो एक कोना डब्बा उब्बा में हल कर दे रहा हूँ। अरे निचवा है, कहाँ है तो निचवा सन की पोटवा काटना पड़ता है ना वीडियो का, नहीं दवलिया दिखती है। -3 गुणे 14, -1 गुणे हीरो, वह हीरो 0, -1 इंटू -14। अकिया खोल, कोष्टक गुणे में नहीं लगाओगे काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस माइनस रहता तो लगाना पड़ता है, ठीक है। अब फिर भी 2 चिन्ह लगा सकती हो, नहीं भी लगाओगे तब भी यहाँ समझ में आ जाएगा गुण में करेगा है। देखो इसके बाद तुम लोग छोटे बच्चे तो नहीं, 12 में पढ़ते हो, गुणा भाग गुणा जोड़ तो करना आता ही होगा। इसके बाद कर लेना, यहीं कुछ आंसर आएगा लिख लेना है। यहाँ पे ये रूल है विस्तार करने का। जैसे मैं 2x2 का समझाया, बीच में माइनस क्यों लेते हैं, समझ में आ गया। ये चिन्ह वाला 3x3 में कंफ्यूजन है, उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक और चर लेके समझाना पड़ेगा। और 3 चर का रूल तुम लोगों को 10 में नहीं पढ़ाया गया था। तुम वो पहुंच गई खंडज और उपसारणिक में आ गए।